नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। थोड़ी इंडिया अलायंस की बात और खास करके बिहार के रेफरेंस के साथ। बिहार में दो चीजें हो रही हैं। राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए, और नीतीश जी हालांकि इंडिया अलायंस छोड़ के बाहर जा चुके हैं। अब या तो उनका प्रेम है या उनकी टीस है या उनका दर्द है, उनको इंडिया अलायंस नहीं भूल रहा है। अरे भाई, अब आप इंडिया अलायंस से आपका क्या लेना देता? इंडिया अलायंस अच्छा करे बुरा करे, क्यों उसमें झगड़ा हो नहीं हो, आप तो अब एनडीए के साथ ही हैं। अब आप अपनी सीट आपको कैसे मिलेगी, आपके लोग कैसे एडजस्ट होंगे, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन नहीं, नीतीश जी इंडिया अलायंस छोड़ने के बाद अब ज़्यादा वो और केसी त्यागी, ये दो लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं किया। नीतीश जी ने कल कुछ बयान दिए, ऑन कैमरा दिए हैं सबको, और उस पे उन्होंने जो 4-5 बातें कही हैं वो मुझे मालूम नहीं। जैसे कई लोग उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, मैं स्वास्थ्य की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह के उनके बयान है जरा एक एक करके सुनिए। उनका पहला कहना यह, इंडिया छोड़ चुके हैं, कि मैं इंडिया नाम के फेवर में नहीं था। अरे भाई, आप इंडिया नाम के फेवर में नहीं थे, वहाँ 28 लोग थे कि वो था वहाँ, जब आप ये नाम फाइनल हुआ आप भी थे, 14-15 लोग उस समय बैठे थे। नेचुरली ये तो तय बात है कि 14-15 लोगों में एक नाम नहीं होगा, सजेशन आएंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लेकिन जितना मैंने इस तरह की पार्टी या इस तरह का गतिविधियों में देखा है कि जब एक बार एक नाम फाइनल हो जाता है तो सब उसके पक्ष में होते हैं, फिर थोड़ी होता है कि मैं इसके पक्ष में नहीं था। तो क्या ये भी एक कारण था आपका छोड़ने का? मतलब इस तरह की बचकानी बात कहना, क्यों नहीं थे आप इंडिया? क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं चिपक गया है। अब वो एक गले की हड्डी है बीजेपी के लिए। तो इंडिया गठबंधन नाम, मेरे हिसाब से तो इंडिया अलायंस से अच्छा कोई नाम था ही नहीं। आपका कहना नहीं, नाम अच्छा नहीं था। नाम अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि बीजेपी अनकंफर्टेबल थी। तो अगर बीजेपी अनकंफर्टेबल है तो आज आप भी अनकंफर्टेबल हैं। दूसरा, आपका कहना यह है कि मेरा वहां छोड़ने का एक कारण यह था कि वो इंडिया में सीट शेयरिंग की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, ये तय नहीं हो रहा था। नीतीश जी, बिहार की सीट शेयरिंग तो तय हो गई थी। 17 जेडीयू, 17 आरजेडी, 5 कांग्रेस, 1 कम्युनिस्ट। अब ये अलग बात है कि आपके मन में ये था और जिसको लेके आप घुमा फिरा के उसको दबाव बना रहे थे। आपके मन में जो मुख्य बात थी, जो आप कह नहीं रहे थे और अभी भी नहीं कह रहे हैं, कि भाई 16 एमपी अगर मेरे हैं तो मुझे भी 17 सीट, और अगर 0 एमपी आरजेडी के हैं तो उसको भी 17 सीट। तो नीतीश जी, दो बातें याद रखिएगा। आपके जब 2 एमपी थे, शायद 1 या 2, तो रणनीति के तौर पे बीजेपी ने 2019 में आपको 17 सीटें दी थी। उसके अपने एमपी शायद 22 थे, 4 लोगों के 4-5 लोगों के टिकट काटे थे। तो उस समय आप क्यों नहीं बोले कि नहीं, आपके 22 हैं तो ये 22 तो लड़े, बाकी जो बचते हैं 18, उसमें 6 उनको दे, मैं 12 ही लड़ूंगा। अगर इस समय आपको ये बुरा लग रहा है, आप जब गठबंधन में जाते हैं तो आप स्ट्रेंथ पे खेलते हैं कि दूसरे की स्ट्रेंथ आपके लिए कितना एडवांटेज है, क्या है। आरजेडी ने आपको सिर आंखों पे बिठाया हुआ है। 75 और अब तो 79 एमएलए वाली पार्टी, 45 एमएलए वाली पार्टी को सिर आंखों पे बिठा के मुख्यमंत्री बनाई हुई है। और आपके मन में ये था मलाल कि मैं कैसे बराबर बिन लोग लड़ेंगे। उसकी प्राइस ही समझ लीजिए। अगर 17 महीने आप उनके साथ रहे तो हर महीने अगर 1 एमपी का भी आप सोच लीजिए कि आपने आरजेडी को दे दिया, तो 17 महीने में 17 एमपी। मेरा कहना यह है कि ये मन को बड़ा करना होगा नीतीश जी। जब आप गठबंधन के, दिक्कत क्या है कि आप गठबंधन आप नहीं चलाते हैं। बीजेपी में आप सेकंड फिडल होने में आपको बहुत आसान लगता है। आप कप्तानी नहीं करते हैं गठबंधन की। आपने 89 में भी आप कहां कप्तान थे? आप किसी उसमें कप्तानी नहीं करते हैं। आपको सेकंड फिडल, पीछे पीछे चलना आपको ज्यादा आसान लगता है। आप खुद अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आपको लग रहा था कि अब इंडिया में क्या हो गया था, इंडिया में आपको नेतृत्व करना पड़ रहा था, जो आपके, ऐसा लगता है कि जो आपके बस का नहीं था। तो आप नेतृत्व बस में नहीं था तो वो छोड़ के भागी हो। क्योंकि अगर कोई और कैप्टन होता तो अगर चीजें नहीं है मन मुताबिक तो फिर वही लड़ता भिड़ता सेटल करता। आप तो वो किए नहीं, आप वहां धीरे से आ गए कि सीट शेयरिंग नहीं है। अच्छा, बिहार में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई थी। बाकी जगह आपकी क्या भूमिका या जनता दल यू की क्या भूमिका थी, जरा ये भी कभी सोचा है? जनता दल यू का क्या मतलब है वेस्ट बंगाल में?
जनता दल के यू का क्या मतलब है उत्तर प्रदेश में? जनता दल यू का क्या मतलब है? मतलब आपका इन सब प्रदेशों में आपका कुछ स्टेक हो है। आपकी स्टेक बिहार में ही सीमित है। बिहार की सीट शेयरिंग हो गई थी, तो अभी सीट शेयरिंग का पे रोना मेरे ख्याल में बहुत उचित नहीं है। अब आपके यहां से यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो विपक्ष को हाईजैक करने में लगी थी। मतलब ये आप ही लोगों के यहां का स्टेटमेंट है। अब अगर कांग्रेस विपक्ष को हाईजैक करने में तुली थी, तो नीतीश जी अगस्त 2022 में जब आप छोड़ के आए थे एनडीए, तो आप दिल्ली आप किसके घर गए थे? आप किससे मिले थे? सबसे पहले आपने जो विपक्षी गठबंधन के एक सूत्र में पिरोने की जो कोशिश की थी, उसमें आपने कहां से उसको अमली जामा कहां से पहनाया था? क्यों गए थे आप कांग्रेस के पास? अगर आपको लगता है वो विपक्षी मतलब जो कांग्रेस है वो विपक्ष को हाईजैक करती है, तो आप क्यों गए थे वहां? नंबर एक। और बाकी लोग, भाई ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और केसीआर तो कह रहे थे कि नॉन कांग्रेस एक नॉन यूपीए एक अलायंस बनना चाहिए। आप कह रहे थे नहीं बिना कांग्रेस के कुछ नहीं होगा। तो आप किसके पक्ष में खेल रहे थे? आप क्या विपक्षियों के अगेंस्ट थे? अगर आपकी थ्योरी कि वो हाईजैक करना चाहती थी, तो आप किसके एजेंट बन के ये सब काम कर रहे थे? मतलब कभी आप बीजेपी के एजेंट बन जाते हैं, कभी आप कांग्रेस के एजेंट बन जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा इसको भी स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस ये करना चाहती, तो आप किसके एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे? अब आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना पे आपको सबसे ज्यादा तकलीफ आपको जो हो रही है कि राहुल गांधी कैसे जाति जनगणना की क्रेडिट आप बोल रहे हैं, आपका वो कैसे क्रेडिट ले रहे हैं? क्योंकि जैसे मोदी जी 1947 में देश आज़ाद हुआ, इसकी क्रेडिट मोदी जी लेते हैं। बहुत सी चीज़ों की 1971 के युद्ध की क्रेडिट मोदी जी लेते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों की क्रेडिट मोदी जी की है। तो मैं उसी तरह से समझना चाहता हूँ, जाति जनगणना में आपका कहना यह है कि राहुल गांधी इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। आज की तारीख में राहुल गांधी का बयान फिर आया है, बिहार की धरती से आया है, कि कांग्रेस और आरजेडी जाति जनगणना कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आप जो कल कह रहे हैं, जो आपने कल बयान दिया, आपने कहा है कि हमने ये जो जाति जनगणना की थी वो 9 पार्टीज के साथ की थी। तो नीतीश बाबू, इन 9 पार्टीज में कौन कौन थे ये भी बता देते ना। इसमें कांग्रेस और आरजेडी थे कि नहीं थे? और थे ही नहीं, आरजेडी आपसे बड़ी पार्टी थी, करीब करीब दुगनी बड़ी पार्टी है संख्या बल के हिसाब से विधानसभा में, और क्रेडिट आप सब लेना चाहते हैं। आप तो आपके मुंह से आप निकला था ना कि मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा था जो मैं काम कर रहा था। मतलब उनको कोई क्रेडिट नहीं मिले जो आपसे बड़ी पार्टी है। दूसरा, आप ये बार बार कल एक और चीज कही कि भाई मैं जाति जनगणना की बात तो 19 और 20 में भी कर रहा था, सब जगह कर रहे थे, तो क्यों नहीं करा लिए थे? आप ही मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ आप मिलकर सरकार बनाए थे, तो क्यों नहीं उस समय जाति जनगणना करा लिए थे जब बीजेपी के साथ आपकी सरकार थी? और ये साफ साफ जाहिर करता है, इट प्रूव्स द पॉइंट कि बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए, आपके पैरवी करने के बाद भी, आपकी कोशिश के बाद भी बीजेपी की सरकार में आप इसको नहीं करा पाए थे, बीजेपी के सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए भी। तो और दूसरा, अगर आप इतना कमिटेड हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना के लिए इतना हैं, तो एनडीए के समय तो मतलब 19-20 पिछले वाले में तो नहीं कराए, तो अभी क्यों नहीं बीजेपी से घोषणा करवा लेते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं ये जाति जनगणना होगी? भाई आप फिर से मुख्यमंत्री हैं, कहिए ना। जो देखिए, ये सारी चीजें इंडिया में क्योंकि प्रतिबद्धता थी, इंडिया के जितने गठबंधन के सहयोगी थे सब इस बारे में एक मत थी, इसलिए आप वहां करा लिया। आपका उसमें कोई रोल नहीं था, वो लोगों का रोल था, वो एटमॉस्फेयर था जहां आप करा पाए थे, यहां आप नहीं करा सकते हैं। मुझे एक चीज और है, आप जिस वजह से आए फिर आप गए, उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो बीजेपी आपको दे रही थी और इंडिया गठबंधन नहीं दे रहा है? मतलब आप इधर आए फिर आप चले गए, तो क्या क्या चीजें हैं? क्या आप वहां प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं? क्या वो आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं? दूसरा, आप जब यहां आए थे तो इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो तेजस्वी यादव थे, वो अपने मुंह पे ताला लगा लिए थे।
पूरी आरजेडी, पूरा आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट जो थे, उन्होंने एक बयान भी ऐसा नहीं दिया जो आपकी शान के खिलाफ हो पिछले 17 महीने में। तेजस्वी यादव लगता था कि कोई शिक्षक के साथ कोई स्टूडेंट जा रहा हो, वो चुपचाप आपके पीछे खड़े रहते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। आपकी क्या ये हैसियत, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इस समय 2 हैं आपके पास, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आप सपने में भी सोच सकते हैं कि जैसे तेजस्वी यादव हाथ बांध के आपके पीछे खड़ा रहता था वैसे वो खड़े रहेंगे? सपने में, जब को गहरी नींद आई हो उसमें सपना देखना चाहिए कि ये सपना भी देख सकते हैं आप। दूसरा, आप क्या एनडीए के संयोजक बनने जा रहे हैं वहां? हालांकि वहां एनडीए तो है नहीं, अब तो वो तो बीजेपी ही है। क्या आपको वहां, यहां 17 सीट मिल रही थी, क्या फिर से आपको वहां 17 सीट मिलने की उम्मीद लगती है कि 17 सीट आपके कोटे में आएंगे जेडीयू के? एक तोहफा, वो तोहफा आपको बुला रहा था, या वो प्रेम आपका उससे इतना बुला रहा था? चिराग पासवान जी वहां बैठ के आपको कितने आपकी भलाई और आपकी कसीदे पढ़ते रहते हैं, सबको पता है। आप चले गए हैं तब भी पता है। तो क्या इसके बिना आपको दिक्कत, मन नहीं लग रहा था कि चिराग पासवान वहां हैं, मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, यहां है नहीं, तो फिर भाग के उधर चले गए? और एक बात और नीतीश जी, आपको क्या लगता है कि आप इधर से उधर गए हैं तो जेडीयू की लोकसभा में सीट बढ़ जाएंगी क्या? वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा क्या? ये आप खुद इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसलिए आ रहा हूं कि नीतीश जी चले गए हैं उधर, चिंता हो रही है इंडिया ब्लॉक की। उसको छोड़िए, इंडिया अलायंस जो करना है करेगा। इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर यह है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम गाली पड़ रही है, एंड विच प्रूव्स द पॉइंट कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं। नहीं तो इतनी गाली नहीं देते, सुबह से शाम तक गाली पड़ रही है, जिसको देखिए वही गाली दे रहा है। एक षड्यंत्र के तहत तेजस्वी यादव और लालू यादव को इन लोगों ने उनकी मीटिंग में अटेंड नहीं करने दिया। हालांकि आरजेडी के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, लोकसभा सांसद, उनके राज्यसभा सांसद, लेकिन वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। राहुल गांधी का बिहार में अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, अभूतपूर्व स्वागत है। और एक चीज और समझ लीजिए, बीजेपी की 303 सीटें, हाफ वे मार्क है 273। कायदे से देखिए तो केवल 31 सीट कम करनी है, 31 या 32, और बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं रहेगी। 32 सीट अगर कम करनी है तो बिहार में इंडिया अलायंस कहां से शुरू कर रहा है? 1 सीट से, 1 कांग्रेस की सीट है, बाकी तो कुछ नहीं है। अब 1 से वो 32 तक का सफर पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये इस पे डिबेट हो सकती है, बिल्कुल आज डिबेट हो सकती है। कोई कहेगा कि नहीं वो तो 8 सीट पाएंगे, इंडिया अलायंस 10 सीट पाएंगे, 6 सीट पाएंगे, कोई कहेगा 20 सीट पाएंगे, कोई कहेगा 25 सीट पाएंगे, लेकिन 1 से तो ज़्यादा पाएंगे ना। एक चीज़ और देखिए, जो लोग आ रहे हैं आज राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी कोई पहली बार तो गए नहीं है, राहुल गांधी पहले से भी आ रहे हैं, तो कोई ये भी आकर्षण नहीं कि पहली बार पॉलिटिक्स में उतरे हैं, नया कोई हीरो आया है, चलो उसको देखा जाए। जैसा सभी लोग कहते हैं, मतलब कांग्रेस के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहती हैं, बीजेपी कहती है कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, संगठनात्मक रूप से बहुत ही कमजोर है। बिहार में और बंगाल में सरकार भी नहीं है कांग्रेस की, कांग्रेस के पास इस समय साधन भी नहीं है। तो ये जो आदमी आ रहे हैं, ये क्या भाड़े के व्यक्ति हैं? ये क्या लाभार्थी हैं? ये क्या हाँक के लाए जा रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? मुझे एक चीज जो बार बार लग रही है कि लोग स्वतः आ रहे हैं, लोगों को एक राहुल गांधी में एक ईमानदार व्यक्ति, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही, इसलिए आ रहे हैं। वोट देंगे नहीं देंगे ये अभी देखने वाली बात होगी। एक चीज और है, एक बीजेपी एक नैरेटिव और बहुत अच्छे से धीरे धीरे सेट कर रही है, और ये नैरेटिव बीजेपी वाले नहीं, विपक्ष के बहुत से नेता, विपक्ष के बहुत से मीडिया के लोग जो ऑन दी ओवरऑल लगता है कि वो विपक्ष की एकता, बीजेपी के अगेंस्ट भाई लोकतंत्र को बचाना है, तो इस तरह की बातें करने वाले लोग भी इस ट्रैप में आ रहे हैं। क्या ट्रैप है? मुझसे 10 में से 9 व्यक्ति सुबह से अगर मिलते हैं जो विपक्ष के हैं, वो ये बताते रहते हैं कि राहुल गांधी ने क्या गलती की, राहुल गांधी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर एक के पास राहुल गांधी का एक पूरा डिटेल प्लान है कि अगर राहुल गांधी उस प्लान से चलें तो वो शायद 543 में 543 सीट जीत जाएंगे, हर एक के पास है।
वो चाहे मीडिया वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो। और अगर वो उनके प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है तो राहुल गांधी का कुछ नहीं होगा। ये इस तरह का प्लान बीजेपी को कोई नहीं दे रहा है, सपा को कोई नहीं दे रहा है, बसपा को कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ राहुल गांधी को ये प्लान बार बार दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको और आपको भी समझना होगा, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रशांत किशोर उनको कर रहे हैं कि जिस समय उनको हेडक्वार्टर में रहना चाहिए वो फील्ड में है, फील्ड में और हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर। राहुल गांधी जो सबसे बड़ा चुनाव के समय या किसी भी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों को जोड़ना, राहुल गांधी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी 24 घंटे फील्ड में है, लेकिन 12-14 घंटे तो खुलेआम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। इससे बड़ा काम मेरे ख्याल में किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी पार्टी के लिए इससे बड़ा कोई काम होता नहीं है। आप कहते कुछ रहिए कि नहीं उनको हेडक्वार्टर में बैठना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाते, स्ट्रैटेजी तो दिमाग से वहाँ पे भी बना सकते हैं। कोई ये कोई कॉर्पोरेट थोड़ी चलाया जा रहा है कि कहाँ क्या आया क्या नहीं आया। या चेक में अगर आप जाइए बैंक में जाइए तो एक चेक जाता है ना, तो वहाँ वो देख के सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं, फिर वो चेक वापस आता है। तो कोई सिग्नेचर थोड़ी वेरीफाई होना है। बेसिक पॉलिसीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट है ही, बाकी चीज़ें जो खड़गे जी और पूरा कांग्रेस पार्टी जो इसको कर रही है। कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि बिहार में नीतीश के जाने से जैसा लग रहा था कि इंडिया अलायंस का सब कुछ खत्म हो गया, वो सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। बाकी छोड़ दीजिए, इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से बीजेपी और नीतीश जी बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब शंका तो उनके मन में भी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।